ताल्लुक है ना अब तरके ताल्लुक, खुदा जाने ये कैसी दुश्मनी है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। आप में से बहुतों ने कबीरदास जी का ये दोहा जरूर सुना होगा, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी। लेकिन अगर इसे आज की परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा मॉडिफाई करें तो कह सकते हैं कि चदरिया चीनी रे चीनी, चुनाव नाम रस भीनी, चदरिया चीनी रे चीनी। जी हां दोस्तों, भले ही बायकॉट चाइना की मुहिम देश में चल रही हो, लेकिन चीन के विरोध का कड़वा सच तो यही है कि देश के जरूरी मसलों पर चीन के नाम की चदरिया डालकर असलियत से ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश चल रही है। और इस काम में मोदी सरकार का पूरा साथ दे रहा है आज का मीडिया, जिसमें सरकार बहुत हद तक कामयाब भी होती हुई दिखाई दे रही है। आश्चर्य यह है कि अस्पताल के आईसीयू में धड़धड़ा कर कैमरे लेकर जाने वाले और डॉक्टर से जवाब तलब करने वाले एंकर अब स्वास्थ्य समस्या की गंभीर स्थिति से सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मोदी जी लेह पहुंचकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता कलम आज उनकी जय बोल सुना रहे हैं। हालांकि इस लंबी कविता की 2 लाइनें ही उन्होंने सुनाई, जो इस प्रकार है, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। यहां कलम का मतलब आज का मीडिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज की तारीख में कलम किसकी जय बोल रहा है। जी हां, यह तो साफ नजर आ रहा है कि चाहे कलम हो, कैमरा हो या कलाकार हो, सबके सब सत्ता की जय जयकार में लगे हुए हैं। और बीते 2 महीनों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि देश में हो रहे जय जयकार के पीछे बड़ी भूमिका चीन की है। जरा सोचिए, अगर चीन लद्दाख पर तनाव का माहौल नहीं बनाता तो मोदी जी बिहार रेजिमेंट के जवानों की वीरता और शहादत को बिहारियों से कैसे जोड़ते। अगर चीन के बायकॉट का तामझाम नहीं खड़ा होता तो कोरोना के मसले को इग्नोर करना कितना मुश्किल होता। और इसके साथ साथ बेरोजगारी, रेलवे का निजीकरण, यूपी में पुलिस जवानों की शहादत पर भी चर्चा का वक्त सरकार और मीडिया को मजबूरन निकालना पड़ता। और हो सकता है कि इससे सरकार को आगामी बिहार चुनाव में, बिहार में जो विधानसभा चुनाव है, उसमें मुश्किल होती। इसीलिए फिलहाल देश पर छाई ये चीनी चदरिया सरकार के सिर पैर ढकने में बड़ी काम आ रही है। जब ये चादर हटेगी तब असलियत खुलेगी कि आखिर सीमा पर हमारे जवानों को प्राणों का बलिदान किसकी गलती के कारण देना पड़ा। इधर कोरोना के रोज करीब 22,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और सरकार कुछ क्यों नहीं बोल रही है। अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर आखिर देश की कितनी संपत्ति निजी हाथों को दे दी जाएगी, यह भी एक सवाल है। तो आइए आज इस आईने की नजर से चीनी चादर के नीचे छिपी इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सीमा पर किसकी चूक से जवानों की जान दांव पर लगी हुई है। पिछले साल जब चुनाव के पहले पुलवामा की घटना हुई थी तो सवाल उठे थे कि आखिर इतना सारा विस्फोटक लेकर कोई कार सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील इलाके में कैसे घुस गई और किसने जवानों की आवाजाही की खबर आतंकियों तक पहुंचाई। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को कोई खुफिया सूचना क्यों नहीं मिली। लेकिन सरकार ने इन सवालों के जवाब नहीं दिए। अलबत्ता सर्जिकल स्ट्राइक की और उसका ढिंढोरा आम चुनावों में खूब पीटा गया। नतीजा ये हुआ कि जवानों की शहादत वोट में तब्दील हो गई। 15 जून को एक बार फिर सीमा पर जवानों ने अपनी कुर्बानी दी। इस बार हमला करने वाला पड़ोसी देश चीन था, जिसके मुखिया के साथ मोदी जी झूला झूल कर पक्की दोस्ती दिखा चुके हैं। गलवान घाटी में हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने खुद इसे योजनाबद्ध और पूर्व नियोजित बताया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार भी खुफिया एजेंसियों को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली और वो सेना को अलर्ट नहीं कर सकी। मार्च तक भारत के सैन्य खुफिया प्रमुख रहे जनरल अमरजीत बेदी का मानना है कि चीन ने जैसा आक्रामक रुख अपनाया और हिंसक संघर्ष में जिस तरह भारतीय सैनिक मारे गए, उससे पता चलता है कि चीन ने काफी योजनाबद्ध तरीके से इन सारी चीजों पर काम किया है। रिटायर्ड जनरल अमरजीत बेदी का कहना है कि भारत को अपनी खुफिया एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा करनी चाहिए और चीन संकट खत्म होने पर उन्हें ठीक करना चाहिए। आपको बता दें कि चीन के पास भारत के मुकाबले 3-4 गुना ज्यादा सैटेलाइट हैं, जिनके जरिए वो हम पर पैनी नजर रखता है। भारत ने भी अंतरिक्ष में अपने कई सैटेलाइट्स भेजकर अपनी क्षमता को बढ़ाया है, लेकिन अब हमारे पास सैटेलाइट ऐसे होने चाहिए जो अच्छे बुरे हर मौसम में हमें जमीनी स्थिति से रूबरू करा सकें। इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों की ओर से अगर कोई चूक हुई हो तो उसे भी सुधारने की पहल सरकार को करनी चाहिए। वैसे कोई चीज सुधरी हुई तभी मानी जाती है जब उसे बिगड़ी हुई माना जाए। यहां तो सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि चीन के सैनिक हमारी जमीन तक आ गए। इसीलिए वो ये बात भी क्यों मानेगी कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने कहीं कोई चूक की है। समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि जब चीन के सैनिक हमारी जमीन तक आए ही नहीं तो हमारे जवानों की शहादत कैसे हुई। और मोदी जी किस बात के लिए बांसुरी और सुदर्शन चक्र के साथ कृष्ण की मुद्राओं का ज्ञान देने लेह पहुंच गए।
जब भक्ति, शक्ति, करुणा और वीरता सभी का परिचय मोदी जी दे रहे थे तो उसके साथ रहस्य का रस क्यों मिलाया? चीन ने जो किया वो दुनिया के सामने है। लद्दाख के लोग कैसे चीन की कब्जाने वाली असलियत का खुलासा कर रहे हैं, इस बारे में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। लेकिन मोदी जी इतना सब होने के बावजूद चीन का नाम लेने से कतरा क्यों रहे हैं, ये जरा देखिए। बीते सप्ताह कम से कम 3 बार मोदी जी के भाषण सुनने मिले। पहले उन्होंने मन की बात की, फिर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और फिर लद्दाख में सैनिकों के बीच भाषण दिया। लेकिन अपने किसी भी भाषण में उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो पूछा भी कि 28 मई 2020 मन की बात में चीन का नाम नहीं, 30 मई 2020 राष्ट्र के नाम संदेश में चीन का नाम नहीं, 3 जुलाई 2020 सैनिकों से बात में चीन का नाम नहीं। मजबूत भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर क्यों? चीन का नाम तक लेने से गुरेज क्यों? चीन से आंख में आंख डाल कब बात होगी? वैसे लद्दाख में मोदी जी ने सैनिकों के बीच अचानक पहुंचकर सबको चौंका दिया। उन्होंने घायल सैनिकों से मुलाकात की, सिंधु नदी पर पूजा की और इन सब के साथ उन्होंने चीन को बिना नाम लिए उसकी विस्तारवादी नीति के लिए खरी खरी सुनाई। तो उधर चीन ने भी भारत का नाम लिए बिना जवाब दिया है। नई दिल्ली में चीनी दूतावास की प्रवक्ता जी रोंग ने ट्वीट करते हुए कहा, चीन के 14 पड़ोसियों में से 12 के साथ शांतिपूर्ण बातचीत के आधार पर सीमा का निर्धारण हुआ है और इसने जमीनी सीमा को दोस्ताना सहयोग के बंधन में बांध दिया है। चीन का उसके पड़ोसियों के साथ मतभेद को बढ़ा चढ़ाकर मनगढ़ंत तरीके से पेश करना और उसे विस्तारवादी के रूप में देखना आधारहीन है। वैसे चीन के साथ भारत के इस तरह रूठने रुठाने वाले अंदाज को देखकर सरकार से पूछा जाना चाहिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। चीन से किस बात का खौफ है कि उसका नाम लेने से बचा जा रहा है, या दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि नाम तक लेना गवारा नहीं है? वैसे मोदी जी के लद्दाख में भाषण को सुनकर यह एहसास भी होता है कि इसमें चुनावी रंग मिला हुआ है। दरअसल चीन के बहाने मोदी जी बिहार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 15 जून की घटना के बाद उन्होंने बिहार रेजिमेंट की वीरता की तारीफ इस तरह की थी मानो उसका हर सैनिक बिहार का है। वैसे सैनिक किसी एक राज्य का तो होता नहीं है, पूरे देश का होता है, लेकिन मोदी जी का खास जोर बिहारियों पर रहा। और ऐसा क्यों ना हो, आखिर जल्द ही सूबे में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं। इसीलिए तो अपने हालिया राष्ट्र के संबोधन में, राष्ट्र के नाम जो संबोधन मोदी जी ने दिया है, उसमें वो छठ पर्व तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में उम्मीद थी कि वो भारत के स्वास्थ्य हालात के साथ साथ आर्थिक मसलों और पड़ोसी देशों के साथ बन रहे तनाव पर देशवासियों को आश्वासन देंगे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अनलॉक 1 में बरती गई लापरवाहियों का जिक्र किया, गाइडलाइंस का पालन करने को कहा, टैक्स पेयर्स को धन्यवाद कहा और इसके साथ घोषणा की कि गरीबों को और 5 महीनों तक यानी नवंबर के आखिर तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इस बात का जिक्र होते ही माजरा समझ में आने लगा और फिर पीएम ने बिहार के मशहूर छठ पर्व का नाम लेते हुए इस योजना को उस समय तक चलाने की बात की तो फिर सारा मामला खुद ही खुलकर सामने आ गया। 5 महीने बाद यानी नवंबर तक बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और तब तक ये मुफ्त राशन वाली योजना भी समाप्त हो जाएगी। बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने इस बार कुछ खास फैसले लिए हैं, जैसे इस बार विधानसभा चुनाव में 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इसके साथ साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य में 33,000 से ज्यादा नए मतदाता केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 1000 मतदाता पर 1 मतदान केंद्र बनाने की योजना तैयार की गई है। इसके साथ ही प्रवासी कामगारों का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के समय बिहार लौटे वैसे प्रवासी बिहारियों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई करें जिनका नाम पहले से सूची में नहीं है। अच्छा है कि प्रवासी कामगारों को भी मतदान करने मिलेगा तो कम से कम उन्हें बाहरी होने का एहसास तो नहीं होगा, वरना बीते कुछ महीनों में उन्होंने जिस तरह की उपेक्षा और मुसीबतें झेली हैं उससे उनके लिए देश और देश दोनों ही अजनबी से बन गए थे और इन दोनों जगहों पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। गनीमत है कि चुनाव के बहाने ही सही प्रवासी कामगारों की सुध सभी राजनीतिक दल लेने में लगे हुए हैं। वैसे केवल मुफ्त अनाज या कुछ दिनों के लिए रोजगार से इनकी मुश्किलें दूर नहीं होंगी, इन्हें स्थायी रोजगार की जरूरत होगी। मगर अब तो सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है उससे देश में रोजगार के साथ साथ आम आदमी के लिए जीवन यापन भी कठिन हो जाएगा। देखिए जरा ये रिपोर्ट।
पहले अंतरिक्ष, फिर कोयला और अब रेल को भी निजी हाथों में देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। कोयला और रेलवे, ये दो बड़े क्षेत्र देश की जीवन रेखा की तरह हैं। इनसे सरकार को बड़ी आमदनी होती थी। देश में आम आदमी के लिए ऊर्जा और परिवहन की जरूरतें पूरी होती थीं, लेकिन सरकार ने इनका निजीकरण करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि इससे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो गुणवत्ता बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा और सरकार को हो रहे आर्थिक घाटे को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी। भारत में मीडिया के बड़े हिस्से पर कॉर्पोरेट पूंजी का दबदबा है, इसीलिए वो भी निजीकरण के पक्ष में माहौल बना रहा है। भारतीय रेलवे ने 109 रूटों पर ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन यानी RFQ आमंत्रित किया है। रेलवे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से 30,000 करोड़ रुपए निवेश होंगे और इसका मकसद रेलवे में नई तकनीक लाना, मरम्मत खर्च कम करना, यात्रा समय कम करना, नौकरियों को बढ़ावा देना, सुरक्षा बढ़ाना और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देना है। लेकिन सवाल उठता है कि निजी हाथों में रेल जाएगी तो यात्रियों को किस कीमत पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अनुभव तो यही बताता है कि निजी क्षेत्र में जब जनहित के काम दे दिए जाते हैं तो फिर सुविधाएं उसी को मिलती हैं जिसके पास धन हो। अब तक तो गरीब आदमी घर न हो तो स्टेशन पर ही रात बिता लेता था। रेल में जनरल डिब्बे में दरवाजे उसके लिए खुले होते थे। लेकिन शायद देश को बदलने के लिए हिंदुस्तान की वो सूरत भी बदल दी जाएगी जिसमें गरीब आदमी के लिए किसी भी तरह रहने खाने का इंतजाम हो ही जाता था। इस हिंदुस्तान में निजी पूंजी की चमक धमक भले नहीं थी, लेकिन पहले गरीबों के लिए हिकारत भरी निगाहें भी नहीं होती थीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रेल, इन सब पर सरकारी नियंत्रण था और सरकार का गरीबों से सरोकार भी होता था। उसके फैसले में गरीबों के हित का ध्यान रखा जाता था। मगर जब सरकार केवल सत्ता पर बैठने के लिए रहेगी और काम की जिम्मेदारी निजी हाथों को दे देगी तो फिर केवल मुनाफे के लिए फैसले लिए जाएंगे। उन फैसलों में अमीरों की सुविधाओं का ख्याल होगा और गरीबों की पीड़ा के लिए कोई जगह नहीं होगी। खैर, शायर कलीम आजिज का एक शेर याद आता है, करे है अदावत भी वो इस अदा से, करे है अदावत भी वो इस अदा से, लगे है कि जैसे मोहब्बत करे है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।